ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा।
भला रोकूं किसे, ये तो है दीवाना बड़ा। बेखुदी जाने ना, कुछ कहा माने ना, हर धड़कन कहे ये जादू है प्यार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। दीवानगी का आलम न पूछो, कोई नशा छाया है। हो आवारगी का मौसम तो देखो, खुशबू जान लाया है। बेखबर मस्ताना, दर्द से अनजाना, ना कोई भी हल है इस बेकरार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। कैसा नाता है मन का, बिन डोर के बांधे हैं। हो रब से दुआ में शाम सवेरे, महबूब को मांगे हैं। कह रहा है सफर, आएगी वो नजर, गुजर जाएगा लम्हा इंतजार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। बेखुदी जाने ना, कुछ कहा माने ना, हर धड़कन कहे ये जादू है प्यार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। हमारे बीच में हमारी रामेंद्र प्रकाश उर्फ रवि बरनाला से उपस्थित है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी विरासत उतारते भी पासी। सर हमारे तरफ सामने है, ये यहाँ देखिएगा। आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि विरासत उतारते भी पासी के चित्र पर माल्यार्पण करें। जस्टिस हमारे बीच में कांग्रेस से चल करके माननीय सुधीर जी आए हुए हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप पुष्पार्पित करें। हम लोगों के बीच में जस्टिस वक्तराज उपस्थित है। आप अनुरोध है कि आप विधानसभा उदाहरण पासी के चित्र पर पुष्पार्पित करें। और उसके बाद हम अनुरोध मैम इधर देख लीजिएगा, मैम खड़े रहिए जरा, और पास में आओ, जरा पास में रहिए, इधर देखिए सामने, इधर देखिएगा सामने जरा, और खड़े हो जाइए, सामने खड़े हो जाइए, इधर देखिए, पल्ली थोड़ा पीछे कर लीजिए।
इधर देखिएगा। हाँ सर सामने। सर इधर। हम आप सभी का स्वागत करने के लिए सर 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 इधर। हम हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के स्थान ग्रहण करें। माननीय मोहन लाल डिप्टी एसपी आप भी हमारे बीच में विधायक जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंच से आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ इधर देखिएगा, इधर हमारी तरफ। वीर शिरोमणि हीरा पासी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये कामना करता हूँ कि हमारे समाज को सत्य बुद्धि, तर्क बुद्धि एवं साहस प्रदान हो। अब मैं आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री भवननाथ पासवान जी, श्री अजय भारती, विधायक बाला जी एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री मोहनलाल रावत जी, एवं जितने भी हमारे वरिष्ठ हमारे समाज के हमारे जी श्री अजय भारती जी जो कि बारा के विधायक हैं और इनके बारे में अक्सर दर्ज कराए। साथ ही जो है हमारा जो चर्चा का विषय है आजकल, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के बाद हमारा दूसरा मुद्दा है चर्चा का, वो है अंधविश्वास। तीसरा मुद्दा हमारा है जागरूकता। अंधविश्वास के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। हमारे महापुरुषों की जानकारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमारे महापुरुष कौन कौन हैं। आज हम जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, माता वीरांगना उषा देवी पासी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आई हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि माता वीरांगना उषा देवी कौन थी। इन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मार करके और वीर गति को प्राप्त हुई। तो हमारे इस दिन को हमने इसीलिए इनका नाम दिया है कि माता वीरांगना उषा देवी के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो बीच बीच में हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम बीच बीच में अपने लोगों से परिचय करवाते रहेंगे और कार्यक्रम भी आगे चलता रहेगा। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा, आप उसको 2 बार दोहराएंगे। माता वीरांगना उषा देवी पासी अमर है। माता वीरांगना उषा देवी पासी अमर है। लाडल पासी अमर है। दादा पासी अमर है। दंदेव पासी अमर है। पासी समाज जिंदाबाद। पासी समाज जिंदाबाद। पासी समाज जिंदाबाद। दोस्तों, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय पाकिस्तान। बीच में फिर हम आपके मुखातिब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अब मैं हमारे बीच में संगीता राज जी उपस्थित हैं, गायक कलाकार। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने गीतों के माध्यम से हमारे लोगों का स्वागत अभिनंदन करें। आयुष्मती संगीता राज जी। जो भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं, मैं माननीय विजय प्रकाश पासी जी
जो कि इसके अध्यक्ष हैं इस वासी विवाह कल्याण समिति के। मैं आपसे अनुरोध, भारती जी आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे अतिथियों का स्वागत आप लोग बारी बारी। अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए की दवा करना हर साड़ी पहिरवे राजा कहना बगीत में कि फांसी जागा जागा भैया, फांसी जागा जागा भैया, तुम हो स्वाभिमानी, फांसी जागा जागा भैया। आदिवासी समाज इतना ही गिरा हुआ भैया होकर शांति से अपन काम करवा तो तरीके हमारा यहाँ काम हो तो रही तरीके शांति के परिचय बना के रखें। अपने समाज के कोनो जानकार लोगों से जाकर पूछवा कि बाबू का आदिवासी समाज के लोग ऐसा ही माने गरीब अशिक्षित अज्ञान रहलन कि भला कुछ और रहलन। तो जब जानकारी खुदे बताई कि हाँ भैया ऐसा बड़ा बड़ा राजा महाराजा रहे तो वो समय नल जे समय पासी कुछ कही दिन है तो दूसरा का पासी बात में बर्दाश्त करता है। बाकी जाओ के शरीर में हड्डी हड्डी ना है लेकिन वो आकार के जन्म बोलता है। इसके कहना है कि बिखरा बिखराया जब बिरादर क्यों न करे क्यों के आदर बिखरा। नसानी ठोकना पड़ी है इस संरक्षिका अरिस्मती गीता पासी जी आ चुकी हैं। हम इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आप सभी से अनुरोध है उनके स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और मैं चाहूंगा कि अब अगला गीत चलता रहे। अपन विकसित राज समाज पर बड़ राजा थे महाराजा यार। से छूटिए भैया बाबू, इस देश में एक से बढ़ के एक धोखेबाज छल कपटी लोग रहलन जे कि धोखे से छल से कपट से अपने राजाओं को मारकर और सारी सत्ता को हथियार लिए बना लिए और आज उनका नाम और निशान भी मिटा दिए। अगर बताया जाए तो इनका बहुत बहुत बड़े बड़े इतिहास है। कौन कौन राजा कौन छल कपटी आके अपने महापुरुषों को मारा, सारे इतिहास हैं। कहना है कि कैसे कैसे छूटी है भैया राज राजधानी, कैसे कैसे छूटी है भैया।
श्री बंसराज सरोज जी। मंच पे आसीन हमारे अतिथिगण एवं आज पासी समाज विवाह कल्याण समिति स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, थोड़ा सा मैं एक समिति के बारे में बात करके आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह समिति अक्टूबर 2018 से एक व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी शुरुआत श्री विनय प्रकाश पासी के द्वारा किया गया और चूंकि ये अनुभव किया जा रहा था कि आज की भागम दौड़ की जिंदगी में मॉडर्न परिवेश में कहीं न कहीं शादी विवाह की एक बड़ा जटिल होता जा रहा है। एक छोटा सा प्रयास श्री विनय प्रकाश पासी के द्वारा किया गया और धीरे धीरे निरंतर लोग जुटते गए, कारवा बढ़ता गया। के बाद में कुछ हमारे जो माननीय पदाधिकारीगण हैं समिति के, उनके द्वारा यह अनुभव किया गया और प्रयास किया गया क्यों न इस समिति को पंजीकृत करा दिया जाए और शादी विवाह के साथ साथ हम समाज के अन्य कार्य हैं जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। तो एक छोटा सा प्रयास समिति के माध्यम से किया गया और धीरे धीरे इस समिति के माध्यम से कई प्रकार के कई लोगों के रिश्ते भी तय हुए। आज इस समिति के माध्यम से 3 जोड़े शादी भी करवाई जाएगी। तो एक छोटा सा प्रयास रहा और आप लोगों के सहयोग से यह समझ निरंतर प्रगति कर रही है। इसमें हमारे समिति में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारी माननीय महान गीता पासी जी का आपके संरक्षण ने आपने काफी इसको प्रोत्साहित किया, जिसके कारण आज समिति अपने इस प्रयास से यहाँ तक पहुँच पाई। हमारे अतिथि लोग आ चुके हैं, उनका स्वागत अभिनंदन इस समिति के माध्यम से किया जाएगा। तो हम पहले अपने अतिथियों का स्वागत बैच लगा के हमारे इस पासी विवाह कल्याण समिति के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय रवि प्रकाश जी कर रहे हैं। हमारे बीच में हम सबके संगठनों के साथी बड़े भाई माननीय बच्चा पासी जी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी बड़े भाई माननीय गिरीश पासी जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, तो अभिनंदन करता हूँ। एवं आप दोनों लोगों से अपील है कि इधर आकर के वीरांगना देवी पासी के चित्र पे पुष्पार्पित करें। बड़े भाई माननीय गिरीश पासी जी एवं जो कि कटरा निवासी हैं और महाराजा विजय पासी का कार्यक्रम कराने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आज हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे समिति के तरफ से बार-बार बधाई। रामानंद भारती तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे बीच परम आदरणीय श्री रामनाथ भारती जी जो कि पूर्व IPS हैं और राज्य जा चुका है, राज्य जा चुके हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। इनका स्वागत किया जाए। श्री रामनाथ हमारे बीच आ चुके हैं। हम अनुरोध करते हैं कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री गिरीश पासी जी। राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से चल के हमारे बीच आए हैं। हम के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं।
इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। श्री आसाराम सरोज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर एकता मिशन मंच, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका जो है 2,000 तालियों से स्वागत किया गया। सबका तो नाम हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पूर्व जस्टिस बंधरा सरोज जी स्वागत करें। पूर्व जस्टिस श्री बंधरा सरोज जी का श्री लोकू स्वामी जी सबसे बड़ा बधाई पात्र हैं कि दिल्ली से चल के हमारे बीच उपस्थित हुए और इनके लिए हमारे तरफ स्वागत किया गया। माननीय महेंद्र भारती जी रामविलास सर, अब आपने हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। हम सभी लोगों का एक साथ उपस्थित बंधुओं का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अब हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही संघर्षशील साथी आए हुए हैं, माननीय लवकुश पासी जी। लवकुश पासी जी, उनको हम बुलाने से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ छात्र नेता एवं समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई बच्चा पासी जी उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं माननीय लवकुश पासी जी, पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं वर्तमान में आप कस्टम ऑफिसर हैं नई दिल्ली में, आपसे अनुरोध है कि आप आए और इस विचार मंच के माध्यम से अपना विचार रखें। माननीय लवकुश पासी जी, पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कस्टम ऑफिसर नई दिल्ली। दूर दराज से आए हुए लोग एवं मंचासी आदरणीय गीता बासी, आदरणीय राम भारती, आदरणीय पूर्व मंत्री रमन भाटिया जी, धवलनाथ पासवान जी और सामगी से गिरीश बासी जी, डॉक्टर अम्बेडकर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन जी राम सिंह जी एवं मंच पर और तमाम महानुभाव गणमान्य व्यक्ति समाज के जो मार्गदर्शक रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले भाई प्रेमचंद, विजय प्रकाश जी और जो भी इससे संबंधित समिति के लोग हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मेरे ख्याल से भारत में ये पहला ऐसा प्रोग्राम किया है जहां समाज में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है और मैं
ग्रुप में इस मार्फत से अभी जुड़ा हूँ। इसके पहले बहुत से प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा व्यापक प्रचार प्रसार, इतने लोगों के अंदर जागरूकता पहली बार देखा हूँ। और मेरी दिली इच्छा है कि ऐसे कार्यक्रम बराबर होते रहे, जिससे समाज के अंदर जागरूकता आए और लोग जागरूक हों, जिससे गांव-गांव का व्यक्ति जो इधर उधर बहका हुआ है, भटका हुआ है, वो एकत्रित होकर इस समाज को आगे बढ़ाए। मैं अपनी बात शुरू करें इससे पहले मैं आपको, हमारे बीच में नहीं रहे रामकृष्ण शास्त्री जी जो एडिशनल कमिश्नर थे, उनका आकस्मिक देहांत हो गया था, जिन्होंने समय रहकर गांव-गांव, गली-गली, बिरादरी में, समाज में लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को बर्तन, कपड़ा, पढ़ाई के लिए किताबें, पेंसिल, बाबा साहब की देन है। नौकरी देने के बाद वो अच्छे पोस्ट पर आए, लेकिन वो समाज को भूल गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि जैसे ही हम अगर गांव में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब कुछ हो जाते हैं तो उस गांव को, उस परिवार को, उस समाज को भूल जाते हैं और आधुनिकता की चकाचौंध में खो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गलत काम है। ये बहुत ही, इसलिए मैं उनको एक अभिशाप मानता हूँ। ये तो समाज के प्रति ही नहीं, वो अपने परिवार के प्रति भी बहुत ही कुठाराघात है। इसलिए मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोगों से बहुत मंचों पर मैं उपस्थित हुआ। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहा था, इलाहाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शायद एक दो आदमी दिखा हो जो अपने नाम के आगे फांसी लगाता रहा हो। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं शायद पूरे इलाहाबाद में एक दो नामों के बीच में मैं अकेला नाम था जो लोगों को फांसी के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संघर्ष किया और वहां पे इतना संघर्ष किया उन लोगों के बीच में कि मुझे कम से कम नहीं तो 10 बार जेल जाना पड़ा। मेरे ऊपर राजपा लगा, मेरे ऊपर गुंडा रेप लगा। मैंने तमाम परिस्थितियों को ऐसे झेला है, लेकिन हटते हुए समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा, कभी समाज को पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतना ही नहीं, मेरा इनकाउंटर लिस्ट में भी नाम था। इलाहाबाद की पुलिस मुझको ढूंढती थी इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया, बहुत ही संरक्षा किया, मुझे आगे बढ़ाया। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा होने के बाद ये सर्विस में कैसे आ गया। ये ऊपर वाले की देन है, समाज की देन है कि मैं उनके बीच में खड़ा रहा। और मैं जब सर्विस के लिए क्वालिफाई किया तो मेरे पास उस समय जब ज्वाइनिंग कर लेकर आया तो बहुत सी दिक्कतें थी कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय मैंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और लड़के अपने ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमा थे सारे फर्जी मुकदमों को खत्म करवाया और खत्म करवाया, क्योंकि वो एक सरकार द्वारा एक प्रायोगिक तरीके से किया गया था। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि इनके प्रति इनको जो है किया जाए। बस हमारा दोष ये था कि मैं डॉक्टर फांसी था। अगर मैं शायद आगे फांसी ना दिखता तो मेरा इतना कुछ न रहता। लेकिन मैंने कहा मैं फांसी हूँ, फांसी के बीच में पैदा हुआ हूँ, फांसी का बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और जंग के उन शक्तियों के खिलाफ लड़ता रहा। और अंत में जीत सत्य की होती है और सत्य जीता। रानी रामनाथ जी भी बैठे हुए हैं, रामानंद भाटिया जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ही सहारा दिया, सहयोग दिया। मैं आपसे भी मिला था, बातचीत होती रहती थी रामानंद भाटिया जी से, तो चूंकि राजनीति में मैं था हमेशा बातचीत होती रहती है, सारी चीजें राम सिंह भाई भवन जी से बातचीत होती है। लेकिन एक चीज आप जिस चीज को ध्यान रखिए, मैं मंच पर बैठे हुए उन तमाम जो अपने आप को मैं उनसे अलग न करके उनसे अनुरोध करता हूं कि समाज को
प्रेरित करते रहे, जो इतने दूर दराज से आए हैं उनको अपने हाथों में लेकर, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग कहते हैं कि ये शराब पीते हैं, सुअर का गोश्त खाते हैं, जिसके कारण अपने आप को ये बेच डालते हैं। इलेक्शन चुनाव के टाइम आपके समय आपको आपके दरवाजे पे आके कुछ पैसे दे दिए, एक शराब की बोतल दे दिए और उस पैसे से आप शराब पिए, मीट खाए और अपने आप को उनके हाथों बेच डालते हैं और अपने विवेक का प्रयोग न कर उनको अपना वोट दे देते हैं। ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को दूर करना है, क्योंकि ये एक जो समस्या है ये गांव तक ही सीमित नहीं है। चलो गांव तो ठीक है, मैं मान लिया कि चलो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो इनके बहावे में आ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, वो लोग समाज को गुमराह करते हैं और वो लोग उन चंद लोगों के हाथों में बिक जाते हैं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण समाज को बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बेहद सावधान रहना चाहिए। जो समाज को बेचने का काम करते हैं, एक बिरादरी का सम्मेलन करते हैं, एक राजनीतिक मंच के नीचे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कह देते हैं कि ये पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, और वो समाज में जो दूर दराज से है वो बेवकूफ बने रह जाते हैं और वो अपना व्यक्तिगत फायदा उठा के वो समाज को बेच डालते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए जो समाज को बेचने का काम करते हैं। समाज को बेचने का काम कौन करता है? हमारे देश के लोग करते हैं। हम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण करते हैं। उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी समाज को बेचने का काम मत करिए। शिक्षा, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों ने कहा कि शराब और सुअर का गोश्त ये लोग खाकर अपने आप को बेच डालते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये कोई बुरी चीज नहीं है। आप सुनो, बुरी चीज तो नहीं, क्योंकि ये जो धंधा है, ये धंधा हमारे लोग एक मजदूर बनने करते हैं। वही हमारे जो ऊपर लोग हैं, जो बढ़ जाते हैं लोग हैं, उस धंधे को ये इन्होंने इलाज कर दिया और इस धंधे के द्वारा वो अपने आप को विकास करते हैं और मजदूरी करने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्यों उस दलदल में पड़े हुए हैं? यही चीज आप करिए। ठीक है, आप लोग गांव के लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, व्यवसाय नहीं है, उनके पास सुअर पालन का धंधा है। यदि आप सुअर पालन का भी काम करते हैं, लेकिन उसको एक आधुनिक रूप में करिए, उसको आप व्यक्तिगत, उसको आप समाज के लोगों को अपने साथ जोड़िए और उसको एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए, बाहर भेजिए, उससे पैसा कमाइए, उस दलदल में मत जाइए। आजकल जो फॉरवर्ड के लोग हैं यही लोग करते हैं। हमारे समाज के मजदूर लोग को दिए आप सिलेक्टेड साफ करो और वो लोग इसका एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं। ये आप क्यों नहीं कर सकते? वो शराब पी के आपस में मिलन करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहा था, उस समय इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर मैंने भ्रमण किया। ऐसे कई अपने लोगों के बीच मिली जो बिरादरी में एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। एक दूसरे के कई परिवारों में कई मर्डर हो चुके थे, कई हत्याएं हो चुकी थी। एक दूसरे को जहां लेकर वहां मार डालने का काम करते थे। लेकिन जब मैं उनके बीच में बैठा, जो 20-20 साल से दुश्मनी थी, उनको मैं एक हफ्ते में उस दुश्मनी परिवार में कई हत्याएं कर दी। ये कोई समाज है? ये कोई आपकी में चेतना है? हमें आप लोगों के बीच में इसलिए आते हैं। अगर हम इस चीज से अगर व्यक्तिगत स्वार्थों से उठकर देखें तो हमारा समाज अभी बहुत पीछे पड़ा है, बहुत पीछे। उल्टा सीधा भी कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोग को मुझे बुलाना भी बंद कर दिए थे कि यहाँ के मंच पर तो ये बुलाते हैं, इस पर यदि आप बैठे हैं, आप इसके कर्णधार हैं, समाज ने आपको बुलाया है तो आप समाज को मार्गदर्शन कर दीजिए, समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए, न कि आप मंच पे बैठकर मंच में माला पहनने का काम मत करिए। इस चीज को ध्यान रखिए। आज हमारा समाज आगे ये समाज बहुत ही बड़ी मुसीबत पे खड़ा हुआ है, बहुत ही मुसीबत में है। आपको लाभ दिए जाते हैं और आज भी हमारे लोग जेल में पड़े हुए हैं उस आंदोलन में। इसलिए फिर भी हमें इन सब तमाम परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराना है। हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर आगे बढ़ना है। जब तक हम संगठित होकर अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, ये हमारे समाज को इस तरह प्रभावित करते रहेंगे, हमको जो है शोषण करते रहेंगे। इसलिए आज जरूरी है कि हम लोग संगठित हो और हमारे जैसे लोगों, हम आप मंच पे जैसे लोगों से अनुरोध है कि उनको प्रोत्साहन दे, उनको आगे बढ़ाएं कि इस देश में आज हमारे पहले कहा जाता था, ये सत्य है
घर में बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, कुछ कर लेता है, लेकिन आज भी गांव में जाइए जहाँ खाने के लिए नसीब नहीं है, दिन भर उनकी माँ बाप नसीब हो, गांव की ये दशा है। लेकिन सुभाष जी बैठे हुए कौशाम्बी की दशा में जानता हूँ, क्या हूँ मैं, तो कंसों में जाता रहा हूँ, देखा हूँ वहाँ पे जितनी बुरी दशा, जितनी गरीबी कौशाम्बी भी आए हैं, आगे बढ़े हुए हैं, अधिकारी हुए हैं, समाज को आगे ले गए हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम सबसे पहले शिक्षित हो। अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने का एक दो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ाएगी। शिक्षा के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा चीज है। तो इसलिए आप लोग संगठित होइए और समाज को एकत्रित करके शिक्षा पर जोर दीजिए और नए नए आधुनिक आप लोग इलाम करिए, उस रोजगार में आगे आइए, उस रोजगार को बढ़ाइए ताकि आप अपने आप का विकास कर सके। आप उसके अंदर मत होइए कि उसके अंदर घुस के आप उसके अंदर मजदूरी करो। आप उस चीज को आप राजा है, राजा की तरह बनकर उसको स्वीकार करिए। तमाम संस्थाएं जय हिंद से बहुत बहुत धन्यवाद सर, जस्टिस साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण संदेश दिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी भी देश समाज की जो विकास की कड़ी है वह शिक्षा है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे किसी भी स्तर पर हम विकास नहीं कर सकते। मेरा एक अनुरोध है, जो भी आज इस बच्चे सम्मेलन में सुधार करने के लिए आए हुए हैं, आज के लोग बाहर टहल रहे हैं इधर उधर, मेरा अनुरोध है कि हाल में आकर के बैठ जाए। हमारे बीच में मुंबई से चल करके आए हैं श्रीमती निशा सुधीर जी और श्वेता रावत जी। हम आप दोनों लोगों का पासी समाज विवाह कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और श्रीमती स्नेहलता जी से अनुरोध करता हूँ कि मंच पे थोड़ा जगह कम है, आप आए और इनका माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती स्नेहलता जी। ठीक है। साथियों, समय बहुत कम है, अभाव है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण यह कार्यक्रम काफी विलंब से शुरू हो पाया। तो इस सब्जेक्ट को दृष्टिगत रखते हुए अगर अपनी चर्चा रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। हम वक्ताओं की अगली कड़ी में श्रीमती निशा सुधीर जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए और अपने विचार को हमारे बीच अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अलका सरोज, जो कि तलवारबाजी में जो है गोल्ड मेडल जीत चुकी है, हमारे बीच उपस्थित हो गई है। हम चाहते हैं कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अलका सरोज राष्ट्रीय खिलाड़ी संजीव सरोज, जो कि अभी लेटेस्ट जो है सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं नेशनल गेम में, उनका भी जोर
इसलिए कि हमारे समाज में शिक्षा को जो है कहीं कहीं पिछड़े गांव में महत्व नहीं दिया जाता, जो बहुत जरूरी हो गया है आज के जीवनचर्या में, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमको पूरा करती है और हम हमारे समाज को जो है इससे आगे काफी आगे ले जाए ऊंचाइयों पर। ये शिक्षा ही एक माध्यम है जो हम अपने समाज को कुछ आगे बढ़ने में और कुछ साक्षरता करने में आगे मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और मैं सभी भाई बहनों से सबसे यही प्रार्थना करूंगी जो गांव से आए हैं, सबसे आए हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाएं। कहीं ऐसी चूक ना करें कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है तो उसे स्कूल न भेजकर खेत में काम कर रहा है। खेती जितनी जरूरी है उतना ही बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। जैसे आज के जमाने में मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहेंगे बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे हर एक अगर घर पे परिवार में बच्चा पढ़ेगा लिखेगा साक्षरता होगा तो पूरा परिवार साक्षरता होगा, और जहाँ बेटा पढ़ता है तो परिवार साक्षरता होता है, बेटी पढ़ती है तो समाज को आगे बढ़ाती है। यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को 100% अपनी शिक्षा पूर्ण करें, कहीं शिक्षा में चूके नहीं, बस यही प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती निशा सुधीर जी। जैसा कि आपने कहा कि लड़की को पढ़ा दिए तो जिस परिवार में है वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देगा। इसलिए हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि लड़कों के साथ साथ हम अपनी लड़कियों को भी शिक्षा में हम मतलब पूरा उनको सुविधाएं दें। जिस प्रकार लड़के को हम सुविधाएं देते हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अगर हमारी लड़की शिक्षित हो जाएगी तो पूरे परिवार शिक्षित करेगी, पूरे समाज को शिक्षित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशा सुधीर जी। हम आपको विशेष धन्यवाद, आपने समय का बहुत ध्यान दिया। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं इंजीनियर आर.के. पासी जी हैं, आपका इंजीनियर आर.के. पासी जी हैं जो कि जबलपुर से आए हैं। मैं काशी समाज विवाह कल्याण समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। इंजीनियर आर.के. पासी जी। सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, सभी महिलाएं, बच्चों को मेरा हृदय से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथियों, सभी वक्ताओं के लिए जोरदार तालियां हुई। सभी लोगों ने जो भी अपनी बातें रखा सबकी तालियां बनी। लेकिन साथियों, जिन्होंने इस मंच में हमें शानदार तरीके से बैठने की व्यवस्था की और शानदार कार्यक्रम की व्यवस्था की, दूर दराज के लोगों को आमंत्रित की, उन कार्यकर्ताओं के जोरदार तालियां होना चाहिए जो सच्चे हकदार हैं। साथियों, जिस तरह से हमारा समाज तेजी से बढ़ रहा है,
साथियों ये दहेज प्रथा हमारे लिए सबसे खतरनाक और घातक है। हम लोगों से जो है दहेज से मुक्ति के लिए आज बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। इतने लोग शायद बारात में नहीं आते, इतने बुद्धिजीवी दूर दराज के लोग आए, शानदार फोटो का प्रदर्शन हो रहा है, शानदार हमारी वीडियो हो रही है। ऐसे शायद दहेज वाले कार्यक्रम में दम हो रही है। तो साथियों मैं चाहूंगा कि वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारे बेटा है, हम लोग मिलजुल के प्रेम मोहब्बत में क्यों ना हम लोग शादी करें। और साथ में साथियों व्यापार एक ऐसा है कि हमारा भाई खड़ा हुआ है फोटोग्राफर कहने को है लेकिन ताकत नहीं जानते। साथियों फोटोग्राफर की वो ताकत है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिसको चाहे जैसे घुमा सकता हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई रिकमेंड नहीं दे सकता, कोई आदेश नहीं देता। लेकिन फोटोग्राफर अगर बोलेगा, क्योंकि मैं भी प्रेस फोटोग्राफी का काम करता हूं इसलिए मुझे मालूम, अगर प्रेस फोटोग्राफर ने बोला मोदी जी थोड़ा इधर देखिए, मोदी जी इधर देखिए, राष्ट्रपति को बड़ी जोरदार तरीके से कार्य करेंगे। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता, अपनी बात को यही विराम देता हूं कि एक लाइन से कहते हुए जिस तरह से साथ ने बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम किया कि हर दिल में हसरत की गली खिलती है, इरादे नेक और मंजिल जरूर मिलती है। साथियों धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब, काफी जोश से भरे रहे इंजीनियर साहब आपने देखा। और समिति के प्राचीन विचार मंत्री हैं, वो इस समिति के बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि समय को दृष्टि रखते हुए आप आए और अपनी बात को रखने का करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं यह पुनः युवा कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं इस बुद्धिजीवी वर्ग से हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हल निकालें कि हम इन्हें 12 महीने का मिल सके। दूसरा हमारे दिल में विचार ये आया कि जब देखिए जो हमारे समाज में कहीं पर अगर आप पेपर पढ़िए बीच में आता है कि ये मलिन बस्ती, पेपर भी अगर देखिए जो हेडिंग उसमें लिखता है मलिन बस्ती में ये है, तो हम बुद्धिजीवी वर्ग से चाहते हैं, हमें भाई बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मलिन बस्ती खासकर उसको नाम दिया जाता है जहां हमारा समाज रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मलिन बस्ती के रहने वाले लोग मलिन है या गंदगी बस्ती है। अगर बस्ती गंदी है तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। अगर हमको कहते हैं मलिन बस्ती मलिन लोग, तो इस पर हमें बहुत आपत्ति है। तीसरी बात यह है कि हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज सूरवीर रहे। जब भी पार्टी किला पर मीटिंग होती है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वहां पर हम देखते हैं हर आदमी यही कहता है, नेता विनेता, कि पार्टी सूरवीरों ने देश की रक्षा किया, धर्म की रक्षा की है। अगर हमारे समाज में इतने सूरवीर थे और हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जिस तरह जाट रेजिमेंट बना, राजपूत रेजिमेंट बना, क्योंकि मैं फौज से संबंधित हूं थोड़ा, तो हम यही चाहेंगे कि बाकी रेजिमेंट क्यों न बने। अगर इस पर विचार किया जाना चाहिए कि बाकी रेजिमेंट बने। और हमारे समाज को, ये मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि जब इतने बड़ा हमारा समाज है, इलाहाबाद हमारी इतनी आबादी है, इतने सारे चौराहे हैं, तो हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं क्यों नहीं लग रही। हम इन सब बातों से चाहेंगे कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग विचार करें। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाना, चूंकि ग्रामीण हमारे भाई काफी आए हैं और माताएं बहनें भी आई हैं, तो हम ये चाहेंगे ग्रामीण भाइयों के लिए कि जो इनके अंदर एक भ्रांति पैदा है कि पार्टी जो है गरीब, मतलब इनका पालन ये रहा है, इनका काम ये रहा है, हम नीच हैं, इस तरह की भावनाएं भरी पड़ी है। तो मैं पार्टी पर थोड़ा 2 शब्द आगे जितनी जानकारी है बोलना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी सब 2 शब्दों से बना है, पार और रस्सी। पार का मतलब होता पकड़, रस्सी का मतलब होता तलवार, अर्थात जिसके हाथ में तलवार है वही पार्टी है। पार्टी जाती है, लड़ाकू जाती है, इसलिए इन्हें मार्का समुदाय की
विद्वानों ने हमारे समाज को नामवंती माना है और आपको और क्या कहते हैं ये पास मंगल या मंगल और क्या कहते हैं मतलब इस तरह 5 जातियां हमारी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ तलमाली, बहेलिया, कुटिलिया, पासवान, प्रहरी और कई जातियां हैं। इनकी ज्यादातर संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में है और 12वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश के ये शासक रहे हैं। तो जब हमारे शासक रहे हैं, हर चीज रहे हैं, तब हम आप इतना क्यों छोटा समझते हैं? हम ग्रामीण भाइयों से कह सकते हैं। और जो पेशा वाली बात आती है, लोग ये कहते हैं हमारा पेशा क्या, तो हमारा मुख्य पेशा था सैनिक पेशा। सैनिक ज्यादातर हमारे सैनिक हुआ करते थे। पहले सभी राजा महाराजा नहीं हो सकते थे। चौकीदारी हमारा काम था जो है, और आपका बीसक था जो है, जो कि फसलों की रक्षा करते थे। फसल का बीमा देवी का चिन्ह ही लगा है, जिन्होंने 36 में हमारा इनके पति मक्का पासी जी जो है, जो कि चिन्ह की लड़ाई में सही। आज ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा काम लेकर मैं इन्हीं के साथ, अगर कोई आपको ये कहता है काम में, तो ये आपकी पार्टी छोटा है, तो आप ये मान के चलिए, कहीं सोचिए कि जो है या वो दूर से देख रहा है या अपने दूर से देख रहा है। क्योंकि मालीग्राम रावत जी ने 4 पंक्तियां लिखी, उसको मैं चूंकि हमें बहुत पसंद है इसलिए हम सुनाना चाहेंगे। याद करो उदा देवी को, याद करो उदा देवी को, अमर हुई कुर्बानी को, अपने नस में महसूस करो बिजली पाती की बानी को। याद करो उदा देवी को, अमर हुई कुर्बानी को, अपने नस में महसूस करो बिजली पाती की बानी को। मत भूलन कुहेर देव को, जिसने गाजी को ललकारा था। 1.25 लाख सैनिक मारे, फिर 1.25 लाख सैनिक संघारे, फिर गाजी को मारा था जो। तुम राजाओं के वंशज हो, तुम राजाओं के वंशज हो, कुछ अपना सम्मान करो, अपने पुरखों को याद करो और अपने में बदलाव करो। अब शिक्षा को अस्त्र बना के होया वाला बना है, कड़ी कड़ी को जोड़कर एक जंजीर बनाना है। जय हिंद, जय पार्टी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रसाद जी। वक्ताओं की गड़बड़ी में हमारे बीच में है पूर्व मंत्री श्री रामानंद भारती जी। हम पासी समाज का कल्याण की समिति की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि आपको ट्रेन है, जाना है, आपने विशेष तौर से अनुरोध किया है कि हमको समय दे दिया जाए, तो मैं अनुरोध करता हूँ भारती जी से आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करने का कष्ट करें। जी भारती जी। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना उदा देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनकी एक गाथा को भी आपने सुना हमारे पहले वक्ता से बताया। मंच पर बैठे हुए आज के इस समाज के सम्मेलन के अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए हमारे पथ पर दर्शक, जिनको हम लोग सर्वथा जिनकी अगुवाई में चाहे शिक्षा में रहे, चाहे समाज में रहे, आदरणीय राम प्रधान मंच पर बैठे भवननाथ जी और बहुत सहयोगी हमारे, इनके नाना भी सहयोगी, इनके पिताजी भी सहयोगी, पिताजी जो इस सम्मेलन को कराने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रामदेव जी, सभी हमारे मंच पर बैठे
बैठे हुए हमारे समाज के अग्रणी पंकज में पथप्रदर्शक कहे जाने वाले लोग, सामने बैठे हुए हमारे समाज के प्रबुद्धजन, इधर बहनें बैठी हुई हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस सम्मेलन में बहनों की संख्या हमें दिखाई पड़ रही है। मुझे जाना है बंधु, इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। एक बहन वो स्वर्गवासी हो चुकी है, उसी की लड़की की शादी है गुजरात में, तो इसलिए जाना संचालक महोदय से मैंने निवेदन किया कि हमें समय दे दीजिए। संचालक महोदय की बड़ी बड़ी कृपा है। बंधुओं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, समय का अभाव कम है। हमारे समाज के काफी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी आज मुझे मिल रही है। कभी महादेव मसूरिया जी के साथ, बाबू सुखीराम भारती जी के साथ कानपुर, बाराबंकी, जबलपुर, बॉम्बे तमाम सम्मेलनों में मैं भी गया हूँ स्टूडेंट लाइफ में। आज वो चीज ताजा याद हो रही है। तो संयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मंच पर हमारे समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, जो अग्रणी हैं, जो समाज को कुछ दे रहे हैं, देने लायक हैं, उनको एकत्रित किया। इसलिए उस संयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी भी समाज में आप ये बिल्डिंग बनी हुई है, 4 पावे पे खड़ी हुई है, उसी तरीके से कोई परिवार हो, समाज हो, वो 4 पावे उसमें जरूरी है। एजुकेशनल शिक्षा के विषय का महत्वपूर्ण बिंदु है। आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति, ये 4 पावे अभी तक। वो पहला समाज है ब्राह्मण समाज, दूसरा समाज है कास्ट, तीसरे समाज के पास ये 4 पावे अभी नहीं आ पाए। और आपके जितने विषय हैं ये 4 पावों में ही समाहित हैं। शिक्षा रूप यौन संपन्ना विशाल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। जैसे किंसुक का फूल, हम लोग उसको देहात में परास कहते हैं, बहुत सुंदर फूलता है, लाल लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती। वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, सुगंध नहीं होती। उसी तरीके से आप बड़े विशाल बड़े परिवार में पैदा हुए हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे नौजवान हो, लेकिन शिक्षा नहीं है, आप शिक्षा विहीन है, तो आप उसी फूल के समान है जिसमें कोई सुगंध नहीं है। इसलिए शिक्षा, और शिक्षा ही ऐसी है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो रोड पर सुनाई पड़ रहा है, शिक्षा की ही देन है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है समाज में। शुरुआती दौर में मुझे याद है, आदरणीय रामाधार जी बैठे हुए हैं, बाबू प्यारेलाल जी, बाबू राम भरोसे जी, सुराम के राम लोटन जी, छेदीलाल भगत, बांकेलाल पथिक, ये सब जानते हैं कितनी मेहनत किए। महाशय मसूरिया जी, गोकुल प्रसाद, सुखीराम भारती, ये सब प्रेस में काम किया करते थे रोजी रोटी के लिए। और जब प्रेस से छूटते थे तो साइकिल पर ढोलक हरमुनिया बांध लेते थे और जाजिम बांध लेते थे। बगल के गांव में निकल जाते थे 10 किलो 5 किलो दूर पर, जाजिम बिछा लेते थे, भजन के माध्यम से समाज को जागृत करते थे। मुझे याद है माननीय स्वर्गीय प्यारेलाल महाशय जी का रामन के पूरा हमरे भजन कवि गणेश में दरुइया देवी नाम, ये उनका भजन बहुत मशहूर था। ये
तो इसलिए मैं कहूँगा, अब नशा तो अपने आप में एक बेकार चीज है, उसमें कहने तो नहीं, सब पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं ये कहे बेटियों को, आज समाज में क्यों कुरीतियां इतनी आ रही हैं? क्योंकि समाज की परंपराएं, समाज का जो सांस्कृतिक सभ्यता थी, समाज का घर का मुखिया का जो कमांड था, वो सब चरमरा करके टूट रहा। इसलिए समाज में आज आप पहुंच जाइए कचहरी में, हम लोगों के समय में 71 में वकालत में है, शायद 1-2 केस आ जाए फैमिली कोर्ट में, तो लेकिन आज हजारों की भीड़ लगती है। समाज का भय नहीं रह गया, घर के मुखिया का भय नहीं रह गया, समाज की घर की परंपरा टूट रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बंधु, आर्थिक मजबूती अगर आप में नहीं आएगी तो न आप शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, न तो आप अन्य तरफ ध्यान देंगे। आर्थिक मैं अपने खास तौर से नौजवान बंधुओं से कहना चाहूंगा, जो लगे रोजी कोई निश्चितता नहीं, इसलिए मैं उनसे कहूंगा छोटे छोटे रोजगारों को चुने। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, करिए, एक साइकिल ले लीजिए, साइकिल में छावा बांध लीजिए, अगल बगल के गांव में निकल जाइए, सब चीज ताजी ताजी, उसमें कुछ कहने की बात नहीं दोस्तों। नशा मुक्ति उसमें आती है, उसी में आता है, तमाम जुआ उसी में आता है, तमाम बातें ही आपको छोड़ना पड़ेगा अगर अच्छा समाज चाहते हैं तो। राजनीति की स्थिति समाज से जुड़े हैं। बाबू पन्नालाल बाराबंकी के जो कमीशन के चेयरमैन अध्यक्ष को सदस्य थे, पहला अखिल भारतीय पार्टी महासभा सभी उसमें वो महादेव प्रसाद गोरखपुर आए थे, बिहार वाले सुखदेव प्रसाद, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। बाबू कन्हैया लाल थे, एडिशनल कमिश्नर थे, सर्विस में रहते हुए उनके लड़के पंकज जी रिटायर हो गए आगे। समाज के लिए काफी काम किया है, काफी मेहनत किया है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने जो एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि जैसे मकान के लिए चारों किले मजबूत होने चाहिए, जैसा कि आपने बताया शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जिस समाज के पास ये चारों चीजें सुदृढ़ है, उस समाज को उन्नत करने से कोई लोग कह सकता। साथियों, आज का सहयोग किया है श्री केशव लाल जी हैं, चक्रापुर प्रयागराज से आपने 1000 रुपये का सहयोग किया है। इन सभी लोगों का पार्टी समाज कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है, आभार है। मैं और एक बात और करूंगा कि जो 3 लोगों की शादी आज इस समिति के माध्यम से कराई जा रही है, अगर उनके परिजन या रिश्तेदार यहाँ हाल उपस्थित हो तो कृपया वो गेट पर से टायर बारात निकाली जा रही है, तो आप लोग वहाँ पहुँच जाए। अब मैं इस पारसी समाज विवाह कल्याण समिति के वजह से कार्यक्रम की थोड़ी अव्यवस्था चल रही है, और ये तो आज मैं कर रहा है कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मौसम खराब होने के बावजूद इसका हम आप सभी का आभार जताते हैं। और आज जो एक कार्यक्रम रखा गया, इसका जो फोटो था साथियों, परिचय सम्मेलन बेटी है अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, इसी में हम परेशान हैं। तो साथियों, हमने 2-4 ऐसे लड़ाई सब दिया, फिर ये लगा कि समाज का भला देखिए 2-4 लोगों को कराने से नहीं होगा। हमारे साथियों, उसी की एक बात है कि हमारे बीच में हमारे सत्यवीर मुन्ना पासी जी पूर्व विधायक जी उपस्थित हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो और उन्हें तो ये साथियों, जो हमारी संस्था बनाने का उद्देश्य था कि सबका कल्याण हो। आज संस्था के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे भारत में हमारे पासी समाज को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर मिला है। अनेकों ऐसे साथियां आज संस्था के माध्यम से गुड़गांव में, जबलपुर में, मुंबई में और यूपी में संपन्न हुई।
लेकिन थोड़ा सा दुखद ये भी है कि समाज में से इस संस्था द्वारा नाम तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा नाम ना हो भैया कि कहीं संस्था के द्वारा शादियां हुई। वो जबकि कुछ लोगों में ये उत्सुकता आती है, शादी तय होने के बाद हमको आमंत्रण करते हैं, पूरे समिति को बुलाते हैं, हम लोग जाते भी, जैसे अगर पास में चले जाते हैं बहुत ज्यादा दूर है तो भैया हम लोग यही उनको शुभकामनाएं दे देते हैं। तो लेकिन साथियों जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, आज देखिए अन्य समाजों का जो कार्यक्रम होता है वहां देखिए सब लोग मिल करके लड़की लड़का जाकर के परिचय देते हैं, कोई झिझक नहीं है। और ये जो कार्यक्रम साथियों आज हुआ, ये संस्था नहीं बल्कि आप लोगों के द्वारा इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन के लिए साथियों हमारे बाहर से सदस्य, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, पुणे से हो, छत्तीसगढ़ से हो, सभी साथियों ने सहयोग किया और लगभग 1.5 लाख रुपए की सहयोग लोगों ने केवल संस्था के जो प्रचार प्रसार से और ये व्हाट्सएप का हमारा जो ग्रुप चलता है उसके माध्यम से लोगों ने सहयोग किया और आज उसी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हम ये चाहते हैं साथियों कि इसमें अच्छा हम लोग ये भी नहीं कहा केवल जो समाज के अपर लोग हैं उन्हीं की शादियां कराते हैं, जो लोग दहेज रहित शादी कराना चाहते हैं उस पर संस्था द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है और उनका हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, उस ग्रुप में उनका अवलोकन बायोडाटा भेजते हैं। लेकिन जो लोग अनुमति देते हैं उन्हीं का, ऐसा नहीं कि हमारे संस्था में कोई बायोडाटा दे दिया हम उनको ग्रुप में भेज, अगर वो कहते हैं भैया हमारा भेज दीजिए तो हम लोग उनको पोस्ट करते हैं और जिन्होंने पोस्ट किया है उन्हें 100% लाभ मिला है। यहाँ तक तो कई बोलते हैं भैया हमारे इतने बार है कि मैं इनको चूज करूँ, रिश्ता नौकरी वाले चूज करूँ, इसको करूँ, आप बताइए। हम कहते भैया हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ना हमारा कोई इसमें अगुवाई का काम है। अब आप लोगों को हमने जानकारी उपलब्ध करा दिया, आप लोग अपने हिसाब से अपना रिश्ता देखिए, नहीं करके जैसे भी चाहिए आप लोग अपने से मैनेज करें। हाँ, अगर आप नहीं सक्षम हैं, आप शादी कराना चाहते हैं हमारे संस्था के माध्यम से, तो हम जो है आप लोगों की शादी अपने संस्था के माध्यम से दहेज रहित और निःशुल्क कराने की जिम्मेदारी है। साथियों समय कम है और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जब किसी चीज की नींव पड़ती है तो सबसे अहम रोल हमारे कुछ ऐसे साथियों का है जिनका मैं आभारी हूँ, जो हौसला दिए संस्था को और संस्था को ताकत भरने का काम किया। ऐसे ही हमारे बीच में गीता पासी जी हैं, जो शुरू में ही अब जब हम लोग 4-5 लोग मिलकर शुरुआत किए थे तो ग्रुप में भी ऐसे चर्चा होने लगी, हम लोग एक बैठक कंपनी बाद में रखे। तो गीता दीदी ने हम लोगों को फोन किया कि हम आपके मीटिंग में आएंगे और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मुन्ना पासी जी भी फोन पे वार्ता हुई कि विनय जी आप अपना कार्य बढ़ाइए, हम लोगों के लिए जो भी आपको सहयोग हो आप बताइए, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप ये जो काम कर रहे हैं वास्तव में समाज के लिए मील का पत्थर होगा। तो साथियों मैं सभी का आभारी हूँ